हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर मुस्कान और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 5 सेलुलर प्रोसेसेस के। सो स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक आपने सारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब हम आते हैं उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गिव कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा है? फर्स्ट हमें डिफरेंस बताना है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस का। सेकंड, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग एंड पैराक्राइन सिग्नलिंग। थर्ड बताना है एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवेज। फोर्थ बताना है टोटिपोटेंट सेल्स एंड प्लूरिपोटेंट सेल्स में डिफरेंस। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला डिफरेंस बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो व्हाट इज एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्या है ये? एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो एपोप्टोसिस को हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। उसमें हमारी बॉडी सिग्नल्स देती है एक पर्टिकुलर सेल को डेथ के लिए। एपोप्टोटिक जो सेल होती है दैट कैन नेवर रिवर्स हर फेट। मतलब एपोप्टोटिक सेल कैन नेवर रिवर्स इट्स फेट। इसका क्या मतलब हुआ? एक बार अगर तुमने एक सेल को सिग्नल दे दिया कि अब तुम्हारी कोई नीड नहीं है, तुम मर सकती हो या तुम्हारा खत्म होना बहुत जरूरी है, तो वो सेल हमेशा डेथ ही होगी। हम उस सेल को सेफ नहीं कर सकते। इतना क्लियर है आपको? एपोप्टोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें? इम्यूनिटी में। जब भी हमारी सेल में कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो उसको मारना, या हमारी सेल खुद ही से ही एजिड हो जाए, उसकी एज हो जाए तो उसको मारना एपोप्टोसिस काम आता है। या अगर एक सेल अपनी खुद की कैपेसिटी या सेल का जो कह सकते हो सारी जो फंक्शंस होती हैं वो भूल जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो उन सेल्स को मारना बहुत ज़रूरी है। तो ये किसके काम आता है? ये हमारे इम्यूनिटी के काम आता है एपोप्टोसिस। एंड कैंसर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एपोप्टोटिक प्रोसेस। तो एपोप्टोसिस में बेसिकली जो हमारी कैंसर सेल्स होती हैं वो अपनी कौन सी प्रॉपर्टी लैक कर देती हैं? सेल अडहेशन की। वो ये प्रॉपर्टी लॉस्ट कर देती हैं और वो न्यूमरस अमाउंट पे, डेफिनाइट अमाउंट पे ग्रो करने लगती है, डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करने लगती हैं। तो उन सेल्स को मारने के लिए हम क्या स्टार्ट करते हैं? प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसमें हम सिग्नल्स देते हैं अपनी सेल को कि भैया अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, काइंडली डाई। ठीक है, इतना क्लियर है? अब बच्चों, उसके बाद एपोप्टोटिक किसमें? इम्यूनिटी में काम आता है। फिर हमारी सेल की जब एज ज़्यादा हो जाती है तब काम आता है। तो इतना क्लियर है आपको? तो एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एंड एपोप्टोटिक जो सेल होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है बेसिकली? तो सपोज ये मेरी एक नॉर्मल सेल है। क्या है? ये मेरी एक नॉर्मल सेल है। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस, यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है, यहाँ गोल्जी रहती है। इतना तो हमारे क्लियर है ही अपन को। ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज राइबोसोम, ये पूरा साइटोप्लाज्म, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? डीएनए रहता है। अब बच्चों, हमें क्या मिला? हमें सिग्नल मिला। सिग्नल मिला किसके लिए? एपोप्टोसिस कराने के लिए हमें सिग्नल मिला। तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले हमारी क्या हो गई? डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर है वो क्या हो जाएगा? वो फ्रैगमेंट्स में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जो हमारा डीएनए था न्यूक्लियस के अंदर वो हो जाएगा फ्रैगमेंट्स में। उसके बाद न्यूक्लियस फ्रैगमेंट में होगा, फिर सेल का फ्रैगमेंटेशन होगा। क्या होगा? सेल का फ्रैगमेंटेशन होगा। ब्लेबिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा बच्चों? फिर आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम जो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, वो है ससेप्टिबिलिटी। किसकी इंक्रीज होगी? तो ससेप्टिबिलिटी हमारी डीऑक्सी राइबो, ठीक है, डीऑक्सी राइबो जो एंजाइम है हमारा, राइबो न्यूक्लियेज जो एंजाइम है,
उसकी ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एंड जैसे ही उसकी ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज होगी, हमारी सेल किस में चली जाएगी? फैगोसाइटोसिस। क्या हो जाएगा उसका? फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस में क्या आ जाएंगे? मेरे फैगोसाइट्स आ जाएंगे और वो सेल को खा जाएंगे एंड सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये क्या था? सबसे पहले दिस वाज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। हमने क्या करा? प्रोग्रामिंग करी सेल की डेथ की। तो दिस वाज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इतना क्लियर है आपको? तो हमने क्या करा? हमने सेल को सिग्नल दिया कि भैया तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब तुम मर जाओ। ठीक है, अब इतना क्लियर है आपको? अब देखो, ये था एपोप्टोसिस। अब नेक्रोसिस क्या है? तो बच्चों, नेक्रोसिस होता है जब भी सेल को कोई इंजरी पहुंची, क्या? ट्रॉमेटिक इंजरी पहुंची। तो यहाँ मेरी सेल को इंजरी पहुंची है, ठीक है, यहाँ मेरी सेल की एज नहीं हुई है, मेरी सेल ने सेल एडहेशन प्रॉपर्टी नहीं खोई है, यहाँ पे मेरी सेल को इंजरी पहुंची है। उस प्रोसेस में क्या होगा? उस प्रोसेस में इन्फ्लेमेशन होगा। क्या होगा? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जब होगा तो क्या वहाँ पे मेरी सेल जो थी, हमारे एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन था? नहीं, लेकिन नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन होगा। इतना क्लियर है आपको? एंड जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या दिखते हैं? तो हमें कार्डिनल साइंस दिखते हैं। क्या होते हैं वो कार्डिनल साइंस? ठीक है, इन्फ्लेमेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्डिनल साइंस हमें देखने को मिलते हैं। वो है हमारा रूबोर, ट्यूमोर, डोलोर, कैलोर। समझ गए? तो ये सारे हमें कार्डिनल साइंस दिखते हैं। क्या है इनमें? तो रूबोर का क्या होता है? रेडनेस। जब भी इन्फ्लेमेशन होगा उस जगह पे क्या हो जाएगी? रेडनेस इंक्रीज हो जाएगी। वो एरिया क्या हो जाएगा? लाल लाल सा। जब भी आपको चोट लगती है, आप नोटिस करना, विद इन 1 डे या 24 आवर्स वो एरिया रेड पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इन्फ्लेमेशन हुआ है। वो जो सेल है वहां पे क्या हो गई? नेक्रोटिक सेल हो गई। वो सेल खराब हो चुकी हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले रेडनेस होगी, फिर क्या होगा? स्वेलिंग, ट्यूमर। क्या होगा? उस एरिया में स्वेलिंग आ जाती है। क्लियर? अब डोलोर का मतलब क्या? पेन। अब हमें उस जगह पे क्या होने लगता है? पेन होने लगता है। कैलोर क्या है? आप नोटिस करना, जहां भी रेडनेस होती है, जहां भी रेडनेस होती है वो जगह गर्म होता है रिमेनिंग स्किन से। क्यों? क्योंकि उस जगह पे इन्फ्लेमेशन है और हीट प्रोडक्शन होता है। इतना क्लियर है? तो ये कार्डिनल साइंस हमें कहाँ मिलते हैं? इन्फ्लेमेशन में। इतना क्लियर है आपको? तो नेक्रोसिस कब हो रहा है बच्चों? नेक्रोसिस तब हो रहा है जब हमारी सेल को इंजरी पहुंच रही है एंड उस इंजरी की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो आ जाओ, एक बहुत ही सिंपल डायग्राम से समझते हैं हम कि डिफरेंस क्या है हमारा नेक्रोसिस में और एपोप्टोसिस में। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ मेरी नॉर्मल सेल। क्या है ये? ये है मेरी नॉर्मल सेल। क्लियर? ये है मेरी नॉर्मल सेल। यहाँ पे है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोलस और डीएनए रहता है। फिर आती है मेरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे आती है मेरी गोल्जी अपैरेटस, ये रहा मेरा माइटोकॉन्ड्रिया, ये मेरे राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर। इतना क्लियर है आपको? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब स्टूडेंट्स, अब मेरी सेल एपोप्टोसिस में क्या होता है? तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो क्या है एपोप्टोसिस? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो यहाँ लिख देते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, यहाँ पे मैं सिग्नल दे रही हूँ मेरी सेल को मरने के लिए। क्लियर? अब सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले उसका डीएनए का फ्रेगमेंटेशन होगा। क्या होगा? सबसे पहले मेरी सेल का डीएनए फ्रेगमेंटेशन हुआ। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ डीएनए फ्रेगमेंटेशन।
उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्रेगमेंटेशन होगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप है, क्या हो जाएगा इसका, न्यूक्लियर एनवलप का, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवलप 2 या 3 टुकड़ों में ऐसे बट जाएगी और टूट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन हुआ। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी सेल, मेरी पूरी की पूरी सेल कैसी होगी, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। तो ये रही मेरी सेल, तो यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी सेल का क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ लिख देती हूँ सेल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएंगे मेरे फैगोसाइट्स। क्या आएंगे मेरे सेल के पास, फैगोसाइट्स। तो यहाँ आ गए मेरे फैगोसाइट्स, और अब क्या होगा उनका, फैगोसाइटोसिस। तो करा देते हैं इनका फैगोसाइटोसिस। इतना क्लियर है आपको। तो ये था मेरी पूरी एपोप्टोसिस की प्रोसेस, जिसमें मैंने धीरे धीरे सेल की डेथ करी। अब बच्चों, इसी की जगह अगर मुझे क्या करना है, मुझे मेरी सेल का डेथ कराना है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे होती है इंजुरी। क्या होगी, इंजुरी। कैसे होगी, या तो वो ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, ठीक है, ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, या कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, तो ट्रॉमेटिक इंजुरी हुई। क्या नेक्रोसिस प्रोग्राम्ड है, नहीं। तो यहाँ पे कैसी होती है, अनप्लान्ड। कैसी होती है, अनप्लान्ड सेल डेथ। कैसी, अनप्लान्ड सेल डेथ। whereas apoptosis is planned programmed cell death and necrosis is unplanned cell death. अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरी सेल नेक्रोटिक है, तो क्या होगा, सेल में, सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है वो क्या करेगा, वो बाहर के कंटेंट्स को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होती है, मेरी सेल का साइज इंक्रीज होता है। क्या होता है, सेल का साइज इंक्रीज होता है, या कह सकते हो सेल स्वोलन हो जाती है। ठीक है, तो सेल का साइज इंक्रीजेज, सेल साइज इंक्रीजेज, यहाँ पे सेल साइज इंक्रीज होता है। और क्या होगा, जैसे ही एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा आपने सेल का साइज इंक्रीज कर दिया, अब क्या हो जाएगा, अब मेरी सेल बर्स्ट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, सेल बर्स्ट हो जाती है। कैसे, सेल बर्स्ट हो जाती है, क्योंकि आपने थ्रेशोल्ड से ज्यादा सेल का साइज इंक्रीज कर दिया। और क्या हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ होती है, जो एपोप्टोसिस में नहीं होती है, वो क्या है, इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन कहाँ दिखेगा मुझे, नेक्रोसिस में मुझे इन्फ्लेमेशन दिखेगा। तो यहाँ लिख दो इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन है तो क्या क्या दिखेंगे, मेरे कार्डिनल साइंस मुझे दिखेंगे। इतना क्लियर है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि होता क्या है इन दोनों में डिफरेंस। चलो समझ गए। अब आते हैं हम थोड़े थ्योरी पार्ट पे। सो एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस इज नोन एज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्या है एपोप्टोसिस, apoptosis is a programmed cell death which has the property which enables a cell to die during development. Clear? अब बच्चों इधर पे लिखा है during development. During development में मैम क्या जरूरत होती है हमारे सेल को मरने की, है ना। कभी आपने सोचा कि हर एक पॉइंट कुछ कहना चाहता है क्या, कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्यों सेल की डेथ हो रही है। तो स्टूडेंट्स जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारे जो फिंगर्स होते हैं वो ऐसे ऐसे जॉइंट होते हैं, ठीक है, एक क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है, ऐसे फिंगर्स होते हैं हमारे। लेकिन जैसे ही हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में ग्रो करते हैं तो हमारी सेल के बीच में गैप्स क्रिएट होने लगते हैं। कैसे ऐसे गैप्स क्रिएट होंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पे स्किन है। क्या, अभी भी यहाँ पे स्किन है। ये जो स्किन है जो बीच में फिंगर्स में है, ये क्या होगी, ये मरेगी। मतलब इन सेल का एपोप्टोसिस होगा जो बीच में फिंगर्स की जो है स्किन हमारी,
एंड देन वो एक स्पेस क्रिएट करेगी जैसे ही हम बड़े होंगे। तो क्या होता है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऐसे बहुत सारे जो सेल्स होती हैं वो डाई करती हैं। क्यों? क्योंकि हम एम्ब्रियोनिक स्टेज से ग्रो करके एक फुली फॉर्म जब हम उसमें आते हैं अपने अडल्ट फॉर्म में, तो बहुत सारी सेल्स क्या होती हैं, वो डाई करती हैं ताकि हमें डिफरेंशिएशन मिल पाए और हमारी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वैसी एक ऑर्गन बन पाए। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इतना क्लियर है आपको? अब दिस डजंट अकर रैंडमली एंड इट इज़ हाईली कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं होता कि कभी भी कोई भी सेल मर जाए, नहीं, ये एक पूरा प्रोग्राम्ड सिग्नलिंग है। ठीक है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज़ एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। एनर्जी की ज़रूरत होती है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द सेल। क्लियर है? चलो अब बच्चों, whereas necrosis is the process where there is physical injury due to an immune response is trigger which result in inflammation of the injured area। मतलब नेक्रोसिस में क्या होता है स्टूडेंट्स? नेक्रोसिस में आपको क्या मिलेगा? इन्फ्लामेशन। क्योंकि वहां पे क्या हुआ है? वहां पे टिश्यू की इंजुरी हुई है। क्या हुआ है? टिश्यू की इंजुरी हुई है। इतना क्लियर है आपको? क्लियर? चलो, नेक्रोसिस रिजल्ट इन अनरेगुलेटेड डाइजेशन ऑफ अ सेल फ्रेगमेंट्स। मतलब नेक्रोसिस रिजल्ट इन अनरेगुलेटेड, मैंने अभी आपको बताया था कि डिफरेंस क्या है। एपोप्टोसिस इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, whereas necrosis is unplanned cell death। तो unregulated सेल की डेथ होती है। It is unplanned death of the cells which occurs as a injury। Very easy to understand। Clear? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन सिग्नलिंग। चलो इसका भी कंसेप्ट समझ लेते हैं कि व्हाट इज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग एंड पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिग्नलिंग। अब कैसी होती है ये होती है पैराक्राइन सिग्नलिंग एंड ऑटोक्राइन। अब बच्चों डिफरेंस क्या है ऑटोक्राइन और पैराक्राइन में? तो हमारी जो सेल्स होती हैं वो कम्युनिकेट कैसे करती हैं एक दूसरे से? थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिग्नलिंग। मतलब हम एक अपना कुछ देते हैं, वो जो दूसरी सेल उसे रिसीव करती है एंड देन वो देती है, फिर हम रिसीव करते हैं। तो इस प्रोसेस में जब हम दो सेल्स का आपस में कम्युनिकेशन कराते हैं तो क्या चीज़ है जो हम उन्हें दे रहे हैं और क्या चीज़ है वो जो ले रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स ये हमारी सेल है, इसके पास क्या होते हैं? इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स सेल की सरफेस पे भी हो सकते हैं, वो रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं और वो रिसेप्टर्स न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये रिसेप्टर्स बहुत स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत स्पेसिफिक इन नेचर। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ रिसेप्टर्स एंड दे आर हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, दे आर हाईली स्पेसिफिक। इतना क्लियर है आपको? अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये बहुत स्पेसिफिक इन नेचर हैं। अब हमारी जो दूसरी सेल है, सपोज ये एक सेल है, इसको कम्युनिकेट, इधर बना देते हैं इजी समझने के लिए, ये एक सेल है, इसको कम्युनिकेट करना है इस सेल से। तो ये क्या रिलीज करेगी? ये रिलीज करेगी केमिकल मीडिएटर्स। क्या रिलीज करेगी? केमिकल मीडिएटर्स। तो व्हाट दे विल रिलीज? दे विल रिलीज केमिकल मीडिएटर्स। यहाँ लिख देते हैं केमिकल मीडिएटर्स। इन केमिकल मीडिएटर्स को क्या कहते हैं? लाइगैंड्स। क्या कहते हैं? लाइगैंड्स। तो जब कोई सेल अपने केमिकल मीडिएटर रिलीज करती है या लाइगैंड रिलीज करती है, वो जाते हैं कहाँ? वो जाते हैं इन रिसेप्टर के पास। जैसे ही वो रिसेप्टर के पास गए, हर लाइगैंड का एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है। क्लियर? हर लाइगैंड का एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है। मतलब हर लाइगैंड हर रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर सकता। हर सेल अपना केमिकल कह सकते हो चेंजेस नहीं करा सकती दूसरी सेल में अनटिल एंड अनलेस उसके पास लाइगैंड स्पेसिफिक रिसेप्टर ना हो। क्लियर? तो ये जो सेल है इसने लाइगैंड स्पेसिफिक रिसेप्टर रिलीज करा। कहाँ गया ये?
ये मेरे इस रिसेप्टर के पास गया एंड इसने बाइंड करा। तो ये था मेरा रिसेप्टर, ये आ गया मेरा लाइगैंड। तो जब रिसेप्टर और लाइगैंड ने कॉम्प्लेक्स बनाया, उस कॉम्प्लेक्स की वजह से इस सेल में क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस होते हैं। इतना क्लियर है? जैसे ही लाइगैंड रिलीज हुआ वो रिसेप्टर के पास गया। रिसेप्टर क्या था, स्पेसिफिक था उस लाइगैंड का, ठीक है। हर कोई लाइगैंड किसी रिसेप्टर के पास आके अटैच नहीं हो सकता। ये जो लाइगैंड था वो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए ही बना था, तो वो आ गया अपने रिसेप्टर के पास। जैसे ही वो अपने रिसेप्टर के पास आया, उन्होंने क्या बनाया स्टूडेंट्स, उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया। एंड जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस होते हैं पर्टिकुलर सेल में। इसी तरह दो सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती है। इतना क्लियर है आपको? अब बच्चों, ये तो था बेसिक, लेकिन ये जो पैराक्राइन सिग्नलिंग है, ये जो पैराक्राइन सिग्नलिंग है, इसमें क्या होता है, इसमें मेन जो डिफरेंस है कि जब हमारी सेल रिसेप्टर का रिलीज करती है तो वो कहाँ रिलीज करती है, वो रिलीज करती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसिस में। कहाँ रिलीज करती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसिस में। वहाँ जाके लाइगैंड से कॉम्प्लेक्स बनता है रिसेप्टर लाइगैंड का, एंड देन पूरी प्रोसेस होती है सिग्नलिंग की, ठीक है। लेकिन ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि रिसेप्टर तो रिलीज कर रही है सेल पर्टिकुलर लाइगैंड के लिए, लेकिन साथ ही साथ लाइगैंड भी रिलीज कर रही है। तो यहाँ पे रिसेप्टर तो रिलीज हो रहा है, रिसेप्टर इज रिलीजिंग, साथ ही साथ क्या, लाइगैंड भी रिलीज हो जाता है। मतलब मेरी सेल कहती है कि मैं इतनी एडवांस हूं कि मुझे रिसेप्टर तो पता है क्या चाहिए लाइगैंड के लिए, साथ ही साथ मैं लाइगैंड भी रिलीज कर रही हूं, तो मुझे अब कितनी फास्ट प्रोसेस मिलेगी, है ना। तो ये कहाँ होता है स्टूडेंट्स, ये होता है कैंसर सेल्स में। कहाँ होता है ये, कैंसर सेल्स में। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहाँ होती है, कैंसर सेल्स में। अब देखो, इसको याद करने का कितना आसान तरीका है। ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ। अब खुद ही लाइगैंड भी रिलीज कर रही है, खुद ही रिसेप्टर भी रिलीज कर रही है। ये कैंसर सेल्स क्यों रिलीज करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको बहुत फास्ट ग्रो करना है, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करना है, तो ये खुद के रिसेप्टर के साथ ग्रोथ फैक्टर्स भी रिलीज कर देती हैं, ठीक है। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स भी साथ ही साथ रिलीज कर देते हैं ताकि फटाफट लाइगैंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बने और इनका मल्टीप्लिकेशन हो पाए। क्लियर है इतना आपको, व्हाट इज पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन। पैराक्राइन सिग्नलिंग में पहले रिसेप्टर रिलीज होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में, फिर लाइगैंड आके अटैच होता है, फिर वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस होते हैं मेरी सेल में। इतना क्लियर है आपको? चलो अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। अब आ जाओ, autocrine and paracrine signaling. Autocrine signaling is a signaling in which a cell secretes ligand. ठीक है, ligand also possess receptors specific for that ligand. मतलब मैंने ligand तो रिलीज करा, साथ ही साथ मैंने ligand specific receptors भी रिलीज कर दी। मैंने ligand specific receptors भी साथ में रिलीज कर दिए। लाइगैंड स्पेसिफिक रिसेप्टर्स भी साथ में रिलीज कर दिए। कितना आसान है कि पहले तो मैं रिसेप्टर दे रही हूँ, साथ ही साथ में लाइगैंड भी दे रही हूँ, खुद ही ऑटो सेल्फ सारे काम कर रही हूँ, ठीक है। द कैंसर सेल्स विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। कैंसर सेल्स जो होते हैं उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड ग्रोथ। Hence they require greater amount of growth factors for their proliferation. Now paracrine signaling क्या होता है, इतना क्लियर हो गया ना हमें ऑटोक्राइन कि सेल रिसेप्टर भी रिलीज कर रही है, साथ ही साथ लाइगैंड भी रिलीज कर रही है। इसके एग्जाम्पल हैं हमारे कैंसर सेल्स, बिकॉज दे नीड न्यूमरस अमाउंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, क्योंकि फास्ट मल्टीप्लिकेशन करना है। तो तब क्या होगा बच्चों, तब वो साथ ही साथ सब कुछ दे देगी कि जल्दी से ग्रोथ फैक्टर, तुम जल्दी से ग्रो करो और फटाफट से मेरी प्रोलिफरेशन की प्रोसेस खत्म करो। अब बच्चों पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या बताया मैंने कि इस सिग्नलिंग इन विच द कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स अकर रिलेटिवली इन अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है।
मतलब वो सेल कहाँ रिसेप्टर दे रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में। इसको सिनैप्टिक भी कहते हैं, सिनैप्टिक सिग्नलिंग भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अगर सिनैप्टिक सिग्नलिंग आए तो वो पैराक्राइन सिग्नलिंग की ही बात कर रहे हैं। नाउ दिस इज सीन इन कम्युनिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। जब न्यूरॉन्स को अपना कम्युनिकेशन करना पड़ता है तो यहाँ पे उसने रिसेप्टर दिया, यहाँ पे लाइगैंड आके अटैच हुआ एंड देन वो सिग्नलिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। क्लियर? इतना क्लियर है आपको डिफरेंस? चलो अब आते हैं एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे। ना बच्चों, बहुत आसान तरीका है याद रखना। एनाबॉलिक मतलब एनर्जी का यूटिलाइज करना, ठीक है। कैटाबॉलिक मतलब एनर्जी का ब्रेक डाउन करना। कितना आसान है, कैटा मतलब हम काट रहे हैं। क्लियर? चलो, in anabolic pathway the larger and more complex molecule are synthesized to form small molecules। मतलब हमने एनर्जी का यूटिलाइज करा और क्या करा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को साथ जोड़ के क्या बनाया, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया। These pathway are endergonic। एंडरगोनिक मतलब दे कंज्यूम एनर्जी। क्या हो रही है यहाँ पे, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। क्या हो रही है, एनर्जी, दे कंज्यूम एनर्जी। एंडरगोनिक क्या होते हैं, दे कंज्यूम एनर्जी, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्लियर? एनाबॉलिक मतलब एनर्जी का यूटिलाइजेशन टू प्रोड्यूस बिगर मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर स्मॉलर मॉलिक्यूल। कितना आसान है, छोटे 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 मॉलिक्यूल लिए, मिलके एनर्जी का यूटिलाइज करा, एनर्जी को लिया, एंडोगोनिक प्रोसेस हुई एंड क्या बना, बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना। इन कैटाबॉलिक पाथवे मैम ने क्या बताया, कैटा मतलब काटना। अब आप मॉलिक्यूल को, बड़े मॉलिक्यूल को काट रहे हो, तोड़ रहे हो, तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। नाउ इन कैटाबॉलिक पाथवे देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स। क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स। नाउ दीज पाथवे आर एक्सर्गोनिक मतलब एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एनाबॉलिक में एनर्जी यूटिलाइज होती है, कैटाबॉलिक में एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? वेरी इजी कंसेप्ट टू रिमेंबर। एनाबॉलिक में आप छोटे छोटे से बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हो, एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हो। कैटाबॉलिक में आप चीज़ों को तोड़ रहे हो तो आप एनर्जी का रिलीज कर रहे हो। क्लियर? चलो, नाउ टोटीपोटेंट प्लूरीपोटेंट सेल्स। अब स्टूडेंट्स, 3 टाइप के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट। ठीक है, कितने 3 टाइप के सेल्स होते हैं। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है, इनमें मेन डिफरेंस होता है उनकी पोटेंसी का। किसका, उनकी पोटेंसी का। क्या है ये पोटेंसी, मतलब वो कितने टाइप की सेल्स को बना सकते हैं। ठीक है, पोटेंसी का मेन डिफरेंस होता है इन तीनों में। पोटेंसी से हमारा तात्पर्य है कि एक सेल कितने टाइप की सेल बना सकता है। तो बच्चों, जो टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं ना, उनकी सबसे ज़्यादा पोटेंसी होती है, ठीक है, हाईएस्ट पोटेंसी। कैसी होती है, हाईएस्ट पोटेंसी। क्या है ये, क्योंकि ये हर टाइप की सेल बना सकते हैं। टोटीपोटेंट सेल्स कोई भी टाइप की सेल बना सकते हैं। आप उन्हें कुछ भी दे दो, दे विल फॉर्म दैट ऑर्गन। क्यों, क्योंकि ये जो सेल्स हैं, इनके पास इतनी अच्छी कैपेसिटी है कि ये हर टाइप की सेल बना सकते हैं। तो टोटीपोटेंट सेल हाईएस्ट पोटेंसी होती है एंड सबसे मतलब कुछ भी सेल, कोई भी फॉर्म की सेल दे कैन जनरेट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा
जो हमारे टोटिपोटेंसी जिन सेल्स में होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखती है हमें कहाँ, इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें सबसे ज़्यादा टोटिपोटेंट सेल्स कहाँ मिलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें सबसे ज़्यादा इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट में मिलते हैं, इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर। अब बच्चों, अब एडल्ट्स में कहाँ मिलती है, तो एडल्ट्स में हमें जो टोटिपोटेंसी सबसे ज़्यादा टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं वो मिलते हैं हमें बोन मैरो में सॉरी, कहाँ मिलते हैं हमें एडल्ट्स में, एडल्ट्स में ये हमें मिलते हैं बोन मैरो में, ठीक है, लिवर में, मसल्स में, ठीक है, बोन मैरो, लिवर, मसल्स और बहुत सारे जो कह सकते हो ब्रेन में। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं, एडल्ट लाइफ में आप टोटिपोटेंट सेल्स को इन सब जगहों से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो टोटिपोटेंसी सेल्स क्या होते हैं, हाईएस्ट पोटेंसी सेल्स, एंड दे कैन गिव राइज टू एनी टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, दे कैन गिव राइज टू एनी, मतलब कोई सी भी टाइप की सेल को वो दे सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। प्लूरीपोटेंसी क्या होती है, प्लूरीपोटेंट सेल्स थोड़े कम पोटेंट होते हैं एज कंपेयर टू टोटिपोटेंट सेल्स। वो सब कुछ नहीं बना सकते बट वो पर्टिकुलर कह सकते हो चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन उनकी पोटेंसी टोटिपोटेंसी से कम होती है। ये कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे मीजोडर्म सेल्स। मीजोडर्म सेल्स एक पर्टिकुलर टाइप की सेल्स बनाते हैं, फिर एंडोडर्म सेल्स पर्टिकुलर टाइप की सेल्स बनाते हैं, एक्टोडर्म सेल्स पर्टिकुलर टाइप की सेल्स बनाते हैं। तो क्या होता है बेसिकली प्लूरीपोटेंट का मतलब, प्लूरीपोटेंट का मतलब कि ये हर टाइप की सेल नहीं बना सकते, मीजोडर्म एक्टोडर्म नहीं बना सकते सेल्स, एक्टोडर्म एंडोडर्म की सेल्स नहीं बना सकते, बट मीजोडर्म खुद में न्यूमरस टाइप की सेल्स बनाता है, एंडोडर्म खुद में न्यूमरस टाइप की सेल्स बना सकता है, एक्टोडर्म खुद में न्यूमरस टाइप की सेल्स बना सकता है। मतलब इनके पास खुद में बहुत टाइप ऑफ सेल्स ये जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये एक दूसरे की सेल्स को नहीं जनरेट कर सकते। क्लियर। लेकिन टोटिपोटेंसी में आप हर टाइप की सेल्स बना सकते हो। अब बच्चों मल्टीपोटेंसी क्या होता है, लोएस्ट पोटेंसी क्या होता है, लोएस्ट पोटेंसी होती है इनमें, ठीक है, लोएस्ट पोटेंसी मतलब ये क्या होते हैं, अगर आरबीसी की जो सेल्स हैं वो क्या, वो हमेशा आरबीसी ही बना पाएंगे, वो आरबीसी से डब्ल्यूबीसी नहीं बना पाएंगे। तो ये जो सेल्स होती हैं ये बहुत सिमिलर, मतलब बहुत लिमिटेड पोटेंसी होती है इनकी, एक पर्टिकुलर चीज़ ही बना सकते हैं। जैसे इनमें एक में ये बहुत टाइप की सेल्स बना सकते थे, लेकिन मल्टीपोटेंसी क्या होती है, उनको एक पर्टिकुलर सेल ही जनरेट की करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पोटेंसी किसकी होती है, सबसे हाईएस्ट पोटेंसी होती है टोटिपोटेंट सेल्स की। वो कोई भी, दे कैन गिव राइज टू एनी टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, नो मैटर व्हाट, एनी टाइप ऑफ सेल्स दे कैन गिव राइज। प्लूरीपोटेंसी क्या होता है, अब टोटिपोटेंसी की तरह तो वो सारे टाइप के सेल्स नहीं बना सकते, लेकिन उनको पता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप में बहुत वेराइटी ऑफ सेल्स बना सकते हैं, ठीक है। एंड सबसे कम पोटेंसी किसकी होती है, सबसे कम पोटेंसी होती है मल्टीपोटेंट सेल्स की, कि एक ही पर्टिकुलर टाइप की चीज़ बना सकते हैं भैया हम, तुम जो बोलोगे आरबीसी बनाना है तो हम सिर्फ आरबीसी ही बना पाएंगे। क्लियर। तो ये था बेसिक डिफरेंस हमारी सेल्स के बीच में। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमको डिफरेंस बताना है बिटवीन टोटिपोटेंट सेल्स एंड प्लूरिपोटेंट सेल्स। तो टोटिपोटेंट सेल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, टोटिपोटेंट सेल्स आर द सेल्स विच आर एबल टू डिफरेंशिएट into all possible cell types in an organism, ठीक है, कोई भी टाइप की सेल्स ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस एबिलिटी इज नोन एज टोटिपोटेंसी, को इसकी मतलब अगर आप टोटिपोटेंट सेल से कुछ भी डिफरेंशिएट कर सकते हो तो उस एबिलिटी को क्या कहते हैं, तो उस एबिलिटी को जो वर्ड हमने दिया है वो है टोटिपोटेंसी। These cells exhibit highest differentiation potential and these cells can give rise to embryonic as well as extra embryonic cells,
ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक सेल्स तो बना सकते हैं बट ये साथ साथ में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स भी बना सकते हैं। अब प्लूरीपोटेंट सेल्स विच डू नॉट एग्जिबिट फुल पोटेंसी, मैंने आपको बताया ना कि इनके पास टोटीपोटेंट सेल की तरह इतनी हाईएस्ट पोटेंसी नहीं है कि ये कुछ भी बना दे, लेकिन लेकिन उनको पता है कि उनके पास पर्टिकुलर लाइक मेसोडर्म कैन प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ सेल्स, एंडोडर्म कैन प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ सेल्स, एक्टोडर्म कैन प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ सेल्स, बट एंडोडर्म एक्टोडर्म की सेल्स नहीं बना सकता, एक्टोडर्म एंडोडर्म की सेल्स नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये है मेन डिफरेंस कि प्लूरीपोटेंट सेल्स खुद में बहुत टाइप वेराइटी में डिफरेंशिएट कर सकते हैं बट वो सारे सेल्स को गिव राइज नहीं कर सकते। क्लियर? अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ स्टेम सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ब्लड सेल्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्टेम सेल्स क्या हैं। ठीक है, व्हाट आर स्टेम सेल्स। तो बच्चों जब हम बॉर्न होते हैं, ठीक है, हमारे पास डीएनए है। अब जो डीएनए है वो क्या है, वो हर इंसान के पास एक यूनिक डीएनए है। हमें मतलब हमारी बॉडी को कैसे पता चलता है कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेल बनना है। क्या होता है कि एक डीएनए है, हर सेल के पास एक डिफरेंट जीन है कोड करने के लिए। उसको पता है कि मुझे आरबीसी बनना है तो वो आरबीसी बनेगा, उसको पता है मुझे न्यूरॉन बनना है तो वो न्यूरॉन बनेगा। तो ऐसे ही हर सेल के पास एक डिफरेंट जीन होता है जिसका वो कोड करके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जैसे न्यूरॉन्स, उनका काम क्या है, उनका फंक्शन है नर्व कंडक्शन का। वेयर एज आरबीसी का फंक्शन क्या है, आरबीसी का फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। तो ये जो सेल्स होती हैं ये इनिशियली तो एक ही जैसी होती हैं, इनिशियली तो एक ही जैसी होती हैं बट देन ये डिफरेंशिएट होती है। क्या होती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं किसमें, जिसमें इनको डिफरेंशिएट होना होता है, मतलब यह जिसका जीन इनके पास होता है। तो जीन, पर्टिकुलर जीन इनके पास प्रेजेंट रहता है, उसी टाइप में ये डिफरेंशिएट होती हैं, लाइक आरबीसी, ठीक है, लाइक डब्ल्यूबीसी। तो एक जो प्रिमिटिव सेल है, क्या प्रिमिटिव सेल, ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पे मुझे प्रिमिटिव सेल मिली, उस प्रिमिटिव सेल से मैंने क्या करा, सेल को डिफरेंशिएट करा। तो डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस जिसमें मैं अपनी सेल को उस पर्टिकुलर जिसका फेट, मतलब जो सेल जिस काम के लिए बनी है उसमें इनकोड कर रही हूँ। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सेल डिफरेंशिएशन। क्लियर? सेल डिफरेंशिएशन ही तो ग्रोथ है। अगर मेरी सेल ग्रो कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है, मतलब वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अगर कोई सेल अपना एक्ट फंक्शन परफॉर्म कर रही है, मतलब मेरी बॉडी प्रॉपर तरीके से चल रही है। तो मैंने प्रिमिटिव सेल से उसको उसके एक्चुअल फेट में कन्वर्ट कर दिया जिसके लिए वो बनी थी, जिसका जीन वो इनकोड करती थी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। अब बच्चों ये जो सेल्स होती हैं इनके पास एक जीन है जिसे वो कोड करके डिफरेंशिएट होती हैं, लेकिन कुछ सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो अनडिफरेंशिएटेड रह जाती हैं। कैसी? अनडिफरेंशिएटेड, जो हमारे बर्थ के बाद भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो सारी सेल्स अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, देन वो कन्वर्ट होती हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स में। ठीक है, तो जो प्रिमिटिव सेल थी बच्चों ये अनडिफरेंशिएटेड थी, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन करके इसको डिफरेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट करा। लेकिन कुछ ये जो प्रिमिटिव सेल्स हैं ये अनडिफरेंशिएटेड ही रह जाती हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं ये अनडिफरेंशिएटेड थी, ये अनडिफरेंशिएटेड थी। इनको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? डिफरेंशिएटेड सेल्स में। कैसी हो गई है? डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, अब ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं ये रिमेन कर जाती हैं, मतलब ये कुछ हमारी बॉडी में रिमेन मतलब रह जाती हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं इनके पास एक कैपेसिटी होती है कि बर्थ के बाद भी डिफरेंशिएट कर सकती हैं ये। समझे? बाकी सेल्स तो डिफरेंशिएट कर गई, लेकिन इन सेल्स के पास कैपेसिटी होती है कि जब आप इनको सिग्नल दोगे ये तब डिफरेंशिएट करेंगी। आफ्टर बर्थ ये डिफरेंशिएट कर सकती है।
तो उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? स्टेम सेल्स। क्या कहते हैं उन सेल्स को? स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स which have the ability या कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट आफ्टर बर्थ ऑल्सो। समझे कि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जिनके पास एबिलिटी है या कैपेसिटी है टू डिफरेंशिएट आफ्टर बर्थ। ठीक है, अब ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ये जो अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? ये जब बर्थ के बाद डिफरेंशिएट करती हैं, ये जब बर्थ के बाद डिफरेंशिएट करती हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये जब बर्थ के बाद डिफरेंशिएट करती हैं तो ये दो डॉटर सेल्स में कह सकते हो डिवाइड होती हैं। कैसे? 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती हैं। अब जो 2 डॉटर सेल्स में ये डिवाइड करती हैं उनमें से एक डिफरेंशिएटेड होती है। कैसी? एक डिफरेंशिएटेड होती है और एक अनडिफरेंशिएटेड रह जाती है। कैसी? एक अनडिफरेंशिएटेड रह जाती है। क्लियर? कि जो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं आफ्टर सेल डिफरेंशिएशन 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करती हैं। क्लियर? एक सेल थी स्टेम सेल जो कैसी थी? अनडिफरेंशिएटेड। जो कैसी थी? जो थी हमारी अनडिफरेंशिएटेड। क्लियर? ये सेल थी हमारी अनडिफरेंशिएटेड। सेल डिफरेंशिएशन के बाद ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड करती है। अब ये जो 2 डॉटर सेल्स होती हैं उनमें से एक डॉटर सेल डिफरेंशिएटेड रहती है, मतलब वो एक पर्टिकुलर सेल में बन जाती है जो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, इस सेल का प्रॉपर फंक्शन है, लेकिन एक अभी भी अनडिफरेंशिएटेड है, ये अभी भी और डिवाइड कर सकती है। ठीक है, फिर वो एक अनडिफरेंशिएटेड देगी, उसके पास भी कैपेसिटी होती है। तो थ्रू आउट लाइफ इवन आफ्टर बर्थ हमारी बॉडी में ये स्टेम सेल्स रह जाते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है टू डिवाइड। क्लियर? ये था इनका पूरा कंसेप्ट। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं हमें? ये हमें मिलते हैं बोन मैरो में, थाइमस में, लिवर में, ब्रेन टिश्यू में, इनफैक्ट टीथ में भी मिल सकते हैं। तो ये सारी जगह है जहाँ से हम इन स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड देन हम इनका यूज़ करके और टेक्नोलॉजी का साथ में कॉम्बिनेशन करके हम बहुत सारी सेल्स को गिव राइज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। नाउ स्टेम सेल्स क्या है? क्वेश्चन क्या था बच्चों? एक्सप्लेन हाउ स्टेम सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम रेड ब्लड सेल्स। स्टेम सेल्स की तो बहुत हाईएस्ट पोटेंसी है। स्टेम सेल्स फर्दर 3 चीज़ों में डिवाइड होते हैं हमारे, प्लूरीपोटेंट सेल्स, मल्टीपोटेंट सेल्स एंड टोटीपोटेंट सेल्स। अब स्टेम सेल्स आर सेल्स विच आर अनस्पेशलाइज्ड और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स एंड आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, और कह सकते हो अडल्टहुड में भी और एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी मिलते हैं हमें। स्टेम सेल्स आर अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विच डिवाइड टू प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स। बता दिया मैंने कि स्टेम सेल्स कैसे होते हैं, ये 2 डॉटर सेल्स में गिव राइज करते हैं, इन विच वन स्टेम सेल्स गेट्स डिफरेंशिएटेड एंड अनदर रिमेन्स अनडिफरेंशिएटेड। Now, as compared to blood cells, stem cells are considered as the potent cells because they can give rise to any type of cells. ठीक है, stem cells कैसे होते हैं? They can give rise to any type of cells. लेकिन blood cells कैसे होते हैं? हमारे multipotent cells होते हैं। कैसे होते हैं? multipotent cells। और multipotent cells एक particular type की cell ही बना सकते हैं। लेकिन स्टेम सेल्स कैसे होते हैं? स्टेम सेल्स टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं जो हर टाइप की सेल्स बना सकते हैं। क्लियर? इतना समझ गए आप? चलो, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेम सेल्स टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, इसलिए दे कैन गिव राइज टू एनी टाइप ऑफ सेल्स, वेयर एज WBC, RBC ये सब मल्टीपोटेंट सेल्स होती हैं जिनकी लोएस्ट पोटेंसी होती है एंड वो एक पर्टिकुलर टाइप की सेल को ही बना सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन्स प्रोड्यूस 64 सेल्स आउट ऑफ अ सिंगल सेल।
अगर एक जो हमारा माइटोटिक डिवीजन है वो 2 डॉटर सेल्स दे रहा है तो ऑब्वियसली हमें 6 माइटोटिक डिविजन्स कराने पड़ेंगे 64 सेल्स के लिए। इजी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ ड्यूरिंग सेल डिविजन असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल कैन प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग colchicine. Which stage of mitotic is most likely to be affected by this stage? तो कोल्चिसिन एक ड्रग है जो क्या करता है, जो अरेस्ट कराता है हमारे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को। सो स्टूडेंट, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेज में होता है? तो सबसे ज़्यादा हमें मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर दिखता है, जिसमें क्या होता था, जिसमें ये रहे मेरे क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये रहे मेरे क्रोमोसोम्स एंड ये सारे क्रोमोसोम कहाँ अरेंज होते थे? ये सारे क्रोमोसोम एक मेटाफाइसिल प्लेन में आके अरेंज हो जाते हैं। ये रहे मेरे स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, ये रहे मेरे स्पिंडल फाइबर्स। तो ये सारे क्रोमोसोम्स एक मेटाफेज प्लेट पे आके अटैच हो जाते हैं एंड ये जो मेटाफेज प्लेट होती है इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा स्पिंडल फॉर्मेशन हाईएस्ट अमाउंट में दिखता है। तो कोल्चिसिन ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा कौन से स्टेज पे अरेस्ट करेगा? मेटाफेज स्टेज पे। क्लियर? Colchicine is a drug which breaks the spindle fibers and form during the cell division. ठीक है, तो colchicine जो ड्रग थी वो कहाँ एक्ट कर रही थी? स्पिंडल फाइबर्स को, एंड स्पिंडल फाइबर्स सबसे ज़्यादा कहाँ थे? तो वो थे हमारे मेटाफेज स्टेज पे। Now this affects the metaphase stage the most likely because in metaphase the spindle fibers are formed and the cells are in equatorial plane. समझ गए कि मेटाफेज प्लेट पे सेल्स कहाँ अरेंज रहते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन पे। इसलिए सबसे ज़्यादा कोल्चिसिन ड्रग कहाँ अटैक करेगी? वो मेटाफेज स्टेज पे अटैक करेगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ मैच दी फॉलोइंग। सेंट्रोमियर्स कहाँ है स्टूडेंट्स? तो सेंट्रोमियर्स, अगर ये मेरा क्रोमोसोम है तो ये रहे मेरे सिस्टर क्रोमैटिड्स। 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स कहाँ के स्ट्रक्चर से अटैच्ड होते हैं? तो ये जो मिडिल स्ट्रक्चर होता है जहाँ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम सेंट्रोमियर। काइनेटोकोर्स कहाँ थे? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अटैच रहते हैं काइनेटोकोर्स एंड काइनेटोकोर्स का काम क्या है? ये रहे मेरे स्पिंडल फाइबर्स। तो ये कहाँ अटैच होते हैं? ये हमारे सेंट्रियोल से जाके अटैच होते हैं। तो काइनेटोकोर हमारे क्रोमैटिड्स को सेंट्रियोल से अटैच करता है। क्लियर? नाउ मेटाफेज क्या था? अभी मैंने आपको समझाया। मेटाफेज वो स्टेज थी जहाँ सारे क्रोमोसोम्स एक मेटाफेजियल प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेन में आके अटैच होते हैं। नाउ जाइगोटीन क्या थी स्टेज स्टूडेंट्स? जाइगोटीन स्टेज थी जहाँ सेल का अडहेशन कह सकते हो, ठीक है, यहाँ सेल की होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। तो जाइगोटीन वाज अ स्टेज जहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती थी। कैसे? जैसे ये क्रोमोसोम है, ठीक है, साइड में ये क्रोमोसोम है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता था? पेयरिंग होती थी। तो जाइगोटीन स्टेज में इन दोनों के बीच में पेयरिंग होती थी। नाउ पैकेटीन क्या थी? पैकेटीन वो स्टेज थी जहां क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्या होता था? क्रॉसिंग ओवर। तो ये रहे मेरे क्रोमोसोम्स। तो ये क्या थी? ये रहे क्रोमोसोम्स। अब ये आम एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते थे, ठीक है। तो पैकेटीन स्टेज में क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर ऑफ होमोलोगस आर्म्स होता था, ठीक है। नाउ मियोसिस वन वाज अ रिडक्शनल डिवीजन। कैसा? रिडक्शनल डिवीजन। एंड मियोसिस 2 वाज अ इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस 1 में हम रिड्यूस कर रहे थे क्रोमोसोम का नंबर, एंड जो हमारा मियोसिस 2 था उसमें जितने क्रोमोसोम हमें मिले उतने ही मियोसिस के एंड में मिलते हैं। क्लियर? चलो इनकी हम वो देख लेते हैं एक बार, मैचिंग। नाउ सेंट्रोमियर, तो सेंट्रोमियर क्या है? इट होल्ड्स 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो यहाँ मैं अटैच कर दूँ, सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर। Now kinetochore, reductional division, no. Pairing of homologous chromosome, no. Equational division, no. Assembly of homologous chromosome on a metaphase place, no.
साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, यस, तो काइनेटोकोर क्या है? साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। नाउ मेटाफेज प्लेट क्या थी? जहां सारे क्रोमोसोम एक मेटाफेजियल प्लेन में अटैच्ड होते हैं। तो कहाँ है वो? तो इट वाज अ असेंबली ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑन अ मेटाफेज प्लेन। तो यहाँ पे अटैच कर देते हैं ऐसे कि मेटाफेज प्लेट पे सारे क्रोमोसोम्स अरेंज्ड हैं। नाउ पैकेटीन, पैकेटीन क्या है स्टेज? पैकेटीन वाज अ स्टेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। एंड सॉरी बच्चों, उससे पहले जाइगोटीन रह गया। तो जाइगोटीन क्या है? जाइगोटीन वाज अ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है। पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है। Meiosis 1 is a reductional division. Meiosis 2 is a equational division. Clear? चलो इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज मैंने आपके लिए अरेंज करके ऑलरेडी रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सेंट्रोमियर इट होल्ड्स टू सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर. Kinetochore is a site of attachment of chromosome to the spindle fibers. Metaphase is the assembly of homologous chromosome on a metaphase plate. Zygotine क्या थी? Pairing of homologous chromosomes. Pachytene was a crossing over of homologous chromosomes. Meiosis 1 reductional division and meiosis 2 equational division. Clear? चलो आगे बढ़ते हैं. Now, question number 6. How is cell migration important for the development of embryo? Obviously, it is very important क्योंकि सेल जब माइग्रेट करेगी तभी तो डिफरेंट, जैसे अब हमारा हार्ट है, हार्ट को यहाँ रहना है तो सेल माइग्रेट करके यहाँ आएगी. ठीक है, ब्रेन के सेल्स ब्रेन बनाएंगी, हैंड सेल्स बनाएंगी, लिम्स बनेंगे. तो सेल का माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक पूरे ऑर्गेनिज्म को फुली फॉर्म करने में. ठीक है, cell migration means the movement of the cells from one place to another in the body. ठीक है, कि हमारी सेल मूव कर रही है from one place to another place in the body. ठीक है, to give rise to particular organ. एक particular organ को बनाने के लिए हमारी सेल एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है. Now, this occurs in unicellular and multicellular organism. ये यूनिसेलुलर में भी दिखता है और ये हमें मल्टीसेलुलर में भी दिखता है. In some organisms, it occurs under some conditions, like to create layers in embryonic during embryogenesis. कि कुछ ऑर्गेनिज्म में ये एम्ब्रियो में भी दिखता है डिफरेंट एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनाने के लिए. ठीक है, अब और उसके बाद वो डिफरेंट लेयर्स किससे जनरेट करेंगी? वो डिफरेंट लेयर एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाएंगी. सेल माइग्रेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो में ही तो सेल जो अनडिफरेंशिएटेड है वो कैसे कन्वर्ट हुई? डिफरेंशिएटेड सेल्स में. अब सेल्स डिफरेंशिएट तो हो गई लेकिन उनको अपनी जगह पे पहुंचाना भी तो ज़रूरी है. जैसे ही उनको अपनी जगह पे पहुंचा दिया हमने, वो फर्दर डिवाइड करेंगी और पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाएंगी. क्या लिवर पैरों में मिलता है? नहीं, लिवर को जहाँ होना है वो वहीं मिलेगा. तो वो सेल्स जाके लिवर सेल्स जाके लिवर के पास जाएंगी एंड वहाँ पे लिवर का डेवलपमेंट करेंगी. लिवर के पास नहीं, लिवर की पोजीशन जहाँ होनी है वहाँ वो जाएंगी, वहाँ लिवर का फॉर्मेशन करेंगी. ठीक है, तो सेल माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में. क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो को ग्रो करना है, उसके ऑर्गन्स बनाने हैं एंड देन जब बाय बर्थ कंप्लीट ऑर्गन अपनी अपनी जगह पे होना ज़रूरी होता है. क्लियर? Now, it play a fundamental role for developing and morphological characteristics of embryo during gastrulation. The formation of embryonic layers in embryo has cell migration and organogenesis as well as formation of organs and tissue. ये सेल माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? ऑर्गेनोजेनेसिस. ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? ऑर्गन का फॉर्मेशन. तो जिस प्रोसेस से हम ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं उस प्रोसेस को हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं. तो सेल माइग्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनोजेनेसिस एंड टिश्यू का फॉर्मेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है आपको? नाउ क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल? सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होती है? इसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं.
ये साइकिल क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? क्योंकि ये बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंटरलिंक करती है, एंड देन हमारी बॉडी में बेसिकली ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म एंड क्रेब्स साइकिल पे आके करता है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में जब हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे थे तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्रेब्स साइकिल में रिलीज होता है। तो ग्लूकोज का कंप्लीट मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? क्रेब्स साइकिल में। ठीक है। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन विच इंक्लूड कंडेंसेशन, ऑक्सीडेशन फ्रॉम टू फॉर्म दी एंड प्रोडक्ट, मतलब एंड प्रोडक्ट जो था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वो आके कहाँ रिलीज हुआ? वो रिलीज होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। This cycle is sequence of reactions which occur in mitochondrial matrix. ये सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सिट्रिक एसिड साइकिल होती है। ठीक है। नाउ द रिएक्शन विच ऑक्सीडाइज एसिटाइल, द मोइटी ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A reduce NAD. This is reoxidized through electron transport system. हमारी बॉडी में जो एनर्जी रिड्यूस होता है वो आता है क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में आके वो वापस से रीऑक्सीडाइज होता है एंड देन ट्रांसपोर्ट होता है टू हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वहाँ पे NADH का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एंड देन NADH2 फॉर्मेशन होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ठीक है, एनर्जी दो फॉर्म में मिलती थी, ATP के फॉर्म में एंड NADH के फॉर्म में, जो जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से करती है। तो वो लिंक कौन करता है उस रिएक्शन को लिंक करने के लिए क्रेब्स साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो दो मेन काम की, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज कर रहे हैं हम, ठीक है, उसके बाद हम NAD दे रहे हैं किसको? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को फर्दर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ये दो मेजर रोल्स हैं किसके? सिट्रिक एसिड साइकिल के। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले ये पढ़ लेते हैं। इन दिस साइकिल डिफरेंट एंजाइम कंडेंस द रिएक्शन टू फॉर्म द एंड प्रोडक्ट। अब एंड प्रोडक्ट क्या होता है? होता है ऑक्सैलोएसीटेट, जो कहाँ मिलता है हमें? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। Now, question number 8. The first reaction in glycolysis is catalyzed by which of the following enzyme? Obviously, पहली रिएक्शन क्या है? ग्लूकोज से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। कैसे ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करें? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेजेस। जहां जहां पे भी काइनेज आता है वहां किसकी जरूरत होती है? मैग्नीशियम आयन की। तो जहां जहां काइनेज आएगा वहां मैग्नीशियम को ले आना। ठीक है। तो पहली प्रोसेस जो थी, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, वो किसके मदद से होता है? वो होता है हेक्सोकाइनेज की मदद से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेक्सोकाइनेज। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements regarding cell signaling is not true? मतलब अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। Now, in endocrine signaling, the ligand, अभी एंडोक्राइन सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं। 3 टाइप की होती है, एक ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड थर्ड होती है स्टूडेंट्स हमारी एंडोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है। तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग, द लाइगैंड रीचेस द टारगेट सेल थ्रू ब्लड स्ट्रीम आफ्टर बीइंग सिंथेसाइज्ड इन एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो हमारा रिसेप्टर एंड लाइगैंड है वो ट्रैवल कैसे करता है? थ्रू ब्लड स्ट्रीम एंड देन जाके वो एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस में एंड अपनी प्रोसेस कंप्लीट करता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्टिक सिग्नलिंग इज एग्जाम्पल ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग। Option number C, ligand binds to receptor in non-specific manner. Option number D, cancer cell exhibit autocrine signaling. क्या पहला वाला सही है? तो हाँ बच्चों, एंडोक्राइन सिग्नलिंग में ब्लड स्ट्रीम से रिसेप्टर एंड लाइगैंड ट्रैवल करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्टिक सिग्नलिंग, मैंने आपको क्या बताया था? पैराक्राइन सिग्नलिंग। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस में हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट। Now option number C, ligand binds to receptor in non-specific way, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब मैं आपको रिसेप्टर्स पढ़ा रही तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि रिसेप्टर्स आर हाईली स्पेसिफिक
एंड लाइगैंड्स तभी जाके रिसेप्टर से अटैच हो सकते हैं जब लाइगैंड्स स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर रिसेप्टर के। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही नहीं है, लाइगैंड रिसेप्टर से एक स्पेसिफिक मैनर में जाके अटैच होता है। ऑप्शन नंबर डी, कैंसर सेल्स एग्जिबिट ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, तो यस, कैंसर सेल्स ऑटोक्राइन सिग्नलिंग एग्जिबिट करते हैं। क्यों? बिकॉज दे रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स उनकी ग्रोथ के लिए और सेल डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ligands binds to a receptor in a non-specific manner is a wrong answer. ठीक है? Now question number 10. Dark reaction in photosynthesis is named so because it occurs in independent of light energy. Yes, it occurs in dark. It cannot occur in daylight. All of the above. तो बच्चों डार्क रिएक्शन का नाम ही रखा है क्यों? क्योंकि वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डार्क रिएक्शन इज नेम्ड बिकॉज इट इज अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। नाउ ऑप्शन नंबर 11, डिफरेंशिएट बिटवीन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाले वीडियोस में हमने देखा था कि दो टाइप के, कह सकते हो आप, लाइट रिएक्शंस होते हैं। वो क्या होते हैं? साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। साइक्लिक रिएक्शंस में कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? तो फोटो सिस्टम 1 पार्टिसिपेट करता है। तो साइक्लिक में कौन सा फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करता है? फोटो सिस्टम 1। लेकिन नॉन साइक्लिक में कौन करता है? दोनों, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। साइक्लिक को साइक्लिक क्यों कहते हैं? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से निकलता है वो वापस फोटो सिस्टम 1 पे आ जाता है। क्लियर? तो इसीलिए उसका नाम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। लेकिन नॉन साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 से निकलते हैं देन फोटो सिस्टम 1 के पास जाते हैं, वो वापस फोटो सिस्टम 2 के पास नहीं आते, इसलिए उसका नाम क्या है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकले साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 से वो वापस आ गए, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कभी होती ही नहीं है, हमेशा बहुत भरपूर अमाउंट में इलेक्ट्रॉन रहता है। लेकिन नॉन साइक्लिक के पास जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए वो वापस नहीं आते, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए वो वाटर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? वाटर का ब्रेक डाउन कराते हैं। जैसे ही वाटर का ब्रेक डाउन कराते हैं ऑक्सीजन निकलता है और हमारे प्रोटॉन्स निकलते हैं एंड हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो उस प्रोसेस से ये अपना जो कह सकते हो जो डेफिशिएंसी होती है उसको ओवरकम करते हैं। ठीक है, अब जब डेफिशिएंसी को हाइड्रोलिसिस से ओवरकम करते हैं तो नॉन साइक्लिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रिलीज होती है, वो है ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में रिलीज होता है? नहीं। तो ऑक्सीजन रिलीज ही कहाँ होता है? हमारे नॉन साइक्लिक में। अब बच्चों तीसरा मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में, वेयर एज नॉन साइक्लिक कहाँ होगा? तो नॉन साइक्लिक होता है हमारे स्ट्रोमल लैमेला में। क्लियर? चलो, द प्रोसेस इन विच द इंफॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यू टू लाइट इज इंड्यूस्ड साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकला वो वापस आ गया, इसलिए साइक्लिक फ्लो है, इसलिए उसका नाम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। अब नॉन साइक्लिक क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एटीपी सिंथेसाइज्ड बाय नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज नोन एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, कि जो इलेक्ट्रॉन निकला वो वापस नहीं आता। अब साइक्लिक में कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है? तो PS1 इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमल लैमेला ऑफ द एज ऑफ द ग्राना ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, वेयर एज PS हमारे नॉन साइक्लिक में क्या इन्वॉल्व है? PS1 एज वेल एज PS2। अब ATP सिंथेसिस अकर व्हेन देयर इज बैकफ्लो ऑफ प्रोटॉन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमें सिर्फ 2 ATP मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सिर्फ 2 ATP मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ 2 ATP मिलते हैं, वेयर एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 1 ATP मिलता है और 1 NADH
NADPH2 मिलता है, NADPH2 मिलता है। क्लियर? हमें NADPH2 किस में मिलता है? एक NADPH2 और एक ATP नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में मिलते हैं। क्लियर? और साथ ही साथ में क्या मिलेगा? नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन और प्रोटॉन्स भी किस में मिलते हैं हमें? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। क्लियर? चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन कैल्विन साइकिल। सो स्टूडेंट, कैल्विन साइकिल कहाँ होती है? तो कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन दी क्लोरोप्लास्ट। एंड क्या होती है? 3 मेन स्टेप्स होते हैं कैल्विन साइकिल के। कौन से? पहला होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल होती है कार्बोक्साइलेशन। फर्स्ट स्टेप होती है हमारी कार्बोक्साइलेशन। सेकेंड स्टेप होती है रिडक्शन। एंड थर्ड स्टेप होती है रीजनरेशन। थर्ड स्टेप होती है रीजनरेशन। सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट स्टेप होती है हमारी कार्बोक्साइलेशन, मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड से फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को क्या है? हमारा यूनिवर्सल कह सकते हो प्रोटीन है, जो बहुत मतलब मेजर अमाउंट में यूनिवर्स में पाया जाता है। उसमें हम किससे फिक्सेट करते हैं? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके एंड किस में कन्वर्ट करते हैं? उसको हम कन्वर्ट करते हैं फॉस्फोग्लिसरेट एसिड में। किस में? या फॉस्फोग्लिसरेट में। किस में कन्वर्ट करा हमने? 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। तो पहली स्टेप में हमने कार्बोक्साइलेशन करा, जिसमें हमने रुबिस्को को इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करा किस में? 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आती है हमारी सेकेंड स्टेप, जिसमें हम क्या करते हैं? रिडक्शन। 3-फॉस्फोग्लिसरेट को किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लिसरल्डिहाइड में। क्या हुई सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप में हमने करा रिडक्शन। तो रिडक्शन में हमने करा क्या करा? 3-फॉस्फोग्लिसरेट को किस में कन्वर्ट करा? इसको हमने कन्वर्ट करा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। किस में? 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। जब हम उसको 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद आती है हमारी थर्ड स्टेप, विच इज रीजनरेशन। रीजनरेशन में हम फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वापस रुबिस्को में कन्वर्ट कर देते हैं। उसको हम वापस रुबिस्को में कन्वर्ट कर देते हैं, जो है रूबिलोज 1,5-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में? रूबिलोज 1,5-बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये थी हमारी थर्ड प्रोसेस, जिसको हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन। उसमें हमने वापस से रुबिस्को फॉर्म करा है, किससे? ग्लिसरल्डिहाइड को वापस कन्वर्ट कर दिया रूबिलोज 1,5-बिसफॉस्फेट में। ठीक है, तो ये थी 3 स्टेप्स। पहली स्टेप थी कार्बोक्साइलेशन, जिसमें हमने रुबिस्को इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करा था फॉस्फोग्लिसरेट में। उसके बाद फॉस्फोग्लिसरेट को किस में कन्वर्ट करा हमने? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। तो रिडक्शन करा फॉस्फोग्लिसरेट का। थर्ड स्टेप में हमने रीजनरेट करा, वापस से रीजनरेशन करा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड का। किस में? रुबिस्को में। क्या था? रूबिलोज 1,5-बिसफॉस्फेट में। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारे NCERT सॉल्यूशंस चैप्टर 5 के। आई होप आपको सब कुछ आसानी से अवेलेबल हुआ। एंड मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए लाया है बहुत अच्छी खबर, वो है उनका फ्री चैनल। आप बस जाके लॉगिन करिए www.magnetbrains.com। जैसे ही आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, एक ऐसा पेज ओपन अप होगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट सेलेक्ट कि आपको मेरे बायोटेक के वीडियोस देखने हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे मेरे बायोटेक के वीडियोस पे, आपको क्लिक करना है वॉच नाउ पे।
जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट चैप्टर ओवरव्यू है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सेलेक्ट कौन सा चैप्टर आपको देखना है एंड सब कुछ आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आप इस प्ले बटन को दबाइए और मेरी पूरी वीडियो घर बैठे फ्री में देखिए। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है एकदम फ्री एजुकेशन, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12th के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।